Hello everyone, welcome to our YouTube channel Civil Service Education, जहां आपको UPSC एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 38 जनवरी 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोड भी दिया गया जो जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, गवर्नमेंट टू अबाइड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन फार्म लॉज। The Union government respects the Supreme Court and will abide by its decision to stay the implementation of the three farm laws. President Ramnath Kovind told a joint sitting of Parliament on Friday, even as he strongly defended the new laws and asserted that 10 crore small farmers have benefited from them. So, Union government ने Supreme Court ऑर्डर को रिस्पेक्ट किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये लॉ को फिलहाल स्टे कर दिया जाए, मतलब फिलहाल सस्पेंड कर दिया जाए, रोक दिया जाए, अभी इसे इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। तो यूनियन गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को मानेंगे और अभी ये लॉ को फिलहाल ऐसे रहने देंगे, इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। स्टिल प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने ये लॉस को डिफेंड किया और कहा कि ये लॉज बहुत अच्छा है और 10 करोड़ स्मॉल फार्मर्स को इससे बेनिफिट हुआ है। He said these laws do not take away any rights and facilities that are available under the existing system. So उनका कहना है कि अभी जो सिस्टम में जो हो रहा है वैसा ही रहेगा। ये लॉज किसी से कोई राइट या कोई अधिकार या कोई फैसिलिटी नहीं छीन रहा है। उल्टा ये लॉ उन लोगों को और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज, फार्मर्स को एक्स्ट्रा फैसिलिटीज और एम्पावरमेंट दे रहा है। सो क्या फैसिलिटीज दे रहा है ये नहीं पता और क्या छीन रहा है वो दिख रहा है, लेकिन 10 करोड़ स्मॉल फार्मर्स को बेनिफिट हुआ है, इसका भी कोई डेटा नहीं है कि 10 करोड़ फार्मर्स को कैसे बेनिफिट हुआ है। फिलहाल उनका ये कहना है कि हुआ है। सो अब देखते हैं कि फार्मर्स का क्या रिएक्शन होता है इसको लेके। नेक्स्ट, increase ration shop prices of rice and wheat. The center must increase the price which 80 crore poor people pay for subsidized rice and wheat at ration shops to trim the bulging food subsidy bill, the economic survey recommended on Friday. So economic survey ने recommend किया कि जो राशन शॉप में जो राइस और व्हीट मिलते हैं उनका प्राइस को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि 80 करोड़ पुअर पीपल ये सब्सिडीज राइस जो है इसे खरीद रहे हैं, इसके लिए पे कर रहे हैं। तो थोड़ा प्राइस बढ़ा देने से ये जो फूड सब्सिडी बिल है ये और ज्यादा ट्रिम हो जाएगा। अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राशन कार्ड होल्डर्स आर अलाउड टू बाय 5 kg of food grains per person each month at a subsidized rate of ₹2 per kg and 3 per kg of rice. So नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हर मंथ को पर जो लोग खरीद रहे हैं, जिनके पास राशन कार्ड है, राशन कार्ड होल्डर्स जो है वो 5 kg फूड ग्रेन्स खरीद सकते हैं। एक इंसान 5 kg फूड ग्रेन्स खरीद सकते हैं और ये हर महीने दिया जाता है। तो ये 5 kg में राइस और व्हीट होगी। 2 rupees per kg of wheat and 3 rupees per kg of rice. तो आप हो सकता है आप 2 kg wheat ले और 3 kg राइस ले, या फिर 2 kg राइस ले 3 kg wheat ले, आपका जो मर्जी आप वैसे ले, लेकिन टोटल 5 kg ले सकते हो। और wheat लेना है तो पर kg 2 रुपया और राइस पर kg 3 रुपया। दिस रेट नोन एज सेंट्रल इश्यू प्राइस, ये जो रेट है 2 रुपया 3 रुपया का, इसे कहते हैं सेंट्रल इश्यू प्राइस, हैज नॉट बीन इंक्रीज सिंस NFSA वाज इनेक्टेड इन 2013। 2013 से जब NFSA इनेक्ट किया गया था तब से लेके आज तक ये प्राइस को बढ़ाया नहीं गया, 2 रुपीज और 3 रुपीज ही है। However, the Food Corporation of India's economic cost of buying and distributing food grains had surged since then. लेकिन जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो इकोनॉमिक कॉस्ट है ये सब फूड ग्रेन्स को खरीदना और डिस्ट्रीब्यूशन करने का, वो कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। सो इसलिए इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि थोड़ा प्राइस बढ़ा दिया जाए। तो वो सब जो
लॉस है वो सब भरपाई हो जाएगी। नेक्स्ट, agility key to countering pandemics. The ongoing pandemic has showcased how a healthcare crisis can get transformed into an economic and social crisis. Noted the Economic Survey 2020-21. So Economic Survey ने ये देखा कि कैसे एक हेल्थ केयर क्राइसिस, एक पैंडेमिक कैसे इकोनॉमिक से सोशल क्राइसिस में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। Stating the COVID-19 had spread worldwide because it is a communicable disease, the survey notes that next health crisis may not possibly involve a communicable disease, and that India's healthcare policy must continue focusing on its long-term healthcare problems, healthcare priorities. So, इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि ये कोविड-19 डिजीज जो आया ये कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब ये पूरे वर्ल्ड वाइड में हुआ है, और कम्युनिकेबल मतलब किसी के छूने से, किसी का कोई भी चीज छूने से ये बीमारी फैल रही है। लेकिन फ्यूचर में ऐसा भी तो डिजीज आ सकता है, ऐसा भी हेल्थ क्राइसिस आ सकता है जो नॉन कम्युनिकेबल हो, मतलब जो किसी के छूने से नहीं फैल रहा हो, वो बस हो रहा है। तो वैसे टाइप की हेल्थ क्राइसिस के लिए भी इंडिया को प्रिपेयर रहनी पड़ेगी, फोकस करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे कि अगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी हो तो भी हम लोग उसे टैकल कर पाए। नेक्स्ट, bare necessities gap between states have narrowed since 2012, survey shows. Poorer states have reduced the gap with the rich states when it comes to in providing their citizen with access to the basis of daily life. Poorer states और rich state, जो गरीब स्टेट है और जो अमीर स्टेट है, इन दोनों के बीच जो गैप था वो गैप कम हो चुका है, क्योंकि अब पुअर स्टेट्स भी रिच स्टेट की तरह जो बेसिक फैसिलिटीज है, बेसिक डेली लाइफ की नीड्स है, वो प्रोवाइड कर रही है वहां के सिटीजन्स को। और वो बेसिक नीड्स क्या है? हाउसिंग, ऑब्वियसली रहने का घर, वाटर पीने का पानी, पावर इलेक्ट्रिसिटी पावर, सैनिटेशन साफ सफाई, कुकिंग गैस और पकाने वाला गैस। तो ये सब है नेसेसिटीज है, इसमें ये हर दिन हमें चाहिए होता है, ये बेसिक नीड्स है, ये नेसेसिटीज है। सो ये सबको अकॉर्डिंग टू न्यू बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स इन द इकोनॉमिक सर्वे 2020-21, ये इंडेक्स के आधार पर देखा गया कि ये सब प्रोवाइड किया गया है पूरा स्टेट्स को। The index, which draws its name from Balu the Bear's song in the movie adaptation of Rudyard Kipling's Jungle Book, uses existence National Statistical Office survey data to show that between 2012 and 2018, serious gains were made in the area of sanitation, although equity in housing access still lagged behind. So, ये देखा गया है कि सैनिटेशन बहुत अच्छे से किया गया, साफ सफाई बहुत अच्छे से किया गया है। 2012 और 2018 में अगर अंतर किया जाए तो देखा जाएगा बहुत ज्यादा साफ सफाई किया गया है। लेकिन हाउसिंग के ऊपर जो इक्विटी है, जो शेयर्स है, वो अभी भी पीछे है, वो अभी भी रिच स्टेट की तरह नहीं है। ऑब्वियसली पुअर स्टेट से पैसे कम है उनके पास, सो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम तो होगी। नेक्स्ट, government tightens oversight on fund raised by NGOs. The Ministry of Home Affairs has laid down a charter for banks which says that donations received in Indian rupees by non-governmental organizations, NGOs, and associations from any foreign sources, even if that source is located in India, at time of such donation, should be treated as foreign distribution. सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा कि एनजीओस को, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को जो फंड्स मिलती है, फंड्स जो बाहर से आते हैं, प्रोवाइड की जाते हैं, या फिर जो डोनेशंस दी जाती है, ऐसे बहुत सी संस्थाएं हैं जिसको बड़े बड़े लोग डोनेशन देते हैं, बड़े बड़े कंपनीज डोनेशन देती है, फंडिंग प्रोवाइड करती है, ताकि वो लोग अपना जो एनजीओ वाला काम है वो कर सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा कि अब जितने भी
जितने भी फंडिंग आएगी, जितने भी डोनेशंस आएंगे, वो सबको एक बैंक अकाउंट में प्रोवाइड करना पड़ेगा, बैंक में प्रोवाइड करना पड़ेगा। और उस सबको, अगर वो इंडिया से भी आए या बाहर से आए, उन सबको फॉरेन कंट्रीब्यूशन के अंडर में ट्रीट किया जाएगा। एज पर द एग्जिस्टिंग रूल्स, all banks have to report to the central government within 48 hours the receipt of utilization of any foreign contribution by any NGO, association or person, whether or not they are registered or granted prior permission under the FCRA. So, ये existing rules के आधार पे हर एक बैंक को सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस रिपोर्ट देना पड़ेगा, 48 आवर्स के तहत रिपोर्ट देना पड़ेगा कि ये फंडिंग आई है इन एनजीओ के पास, ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन दिया गया है, ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रिसीव किया गया है और यूज किया गया है, किस पर्पस के लिए वो भी बोलना पड़ेगा। चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक बड़ा एसोसिएशन हो या फिर कोई एक इंसान का ग्रुप हो, एक इंसान का एनजीओ हो, जो भी हो, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या फिर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत परमिशन भी दिया गया हो, कुछ भी हो, हर एक रिपोर्ट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। नेक्स्ट, क्लास 9-11 स्टूडेंट्स बैक इन स्कूल फ्रॉम 5th Feb. Class 9 and 11 students in the capital will return to school from February 5th under strict COVID-19 protocols, Education Minister Manish Sisodia said on Friday. So, दिल्ली में क्लास 9 और 11 के स्टूडेंट्स को स्कूल जाने की अनुमति दी गई। कहा गया कि 5 जनवरी से स्कूल जाना पड़ेगा, स्कूल ओपन हो जाएगी और एक चीज बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल्स को मानते हुए स्कूल में जाना पड़ेगा। Degree colleges and diploma institutes, polytechnics and industrial training institutes will also open for project work and practical exams. So degree colleges और diploma institutes जो है वो भी open हो जाएगी project work और practical exams के लिए। The minister said parents had demanded resumptions of school for class 9 and 11 students after the Delhi government gave permission for students who are to sit for the CBSE examination to start attending school from January 18th. So, जो स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं वो टीचर्स को बोलने लगे कि आप लोग स्कूल रीओपन करें ताकि सीबीएसई एग्जामिनेशंस आने वाली है तो उन्हें प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो जनवरी 18 से वो लोग बोल रहे थे कि करे तो अब 5th Feb से स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, डीलिंक बाउंड्री डिस्प्यूट्स फ्रॉम टाइज। China on Friday said it appreciates External Affairs Minister S. Jaishankar emphasizing the importance of India-China relations, but reiterated its calls for the boundary dispute to not be linked with the overall bilateral relations. तो चाइना ने कहा कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने जो कहा वो अप्रिशिएबल है, उससे हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इंडिया और चाइना रिलेशन को हम लोग इम्पोर्टेंस जैसे बाउंड्री, मतलब जो बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ है, बॉर्डर में जो लद्दाख के बॉर्डर में जो डिस्प्यूट हुआ है, सिर्फ उसके आधार पे हम लोग रिलेशन को खराब ना करें। हमारा रिलेशन पहले भी अच्छा था और सिर्फ उस चीज के लिए हम लोग रिलेशन खराब कर देंगे, ये अच्छी नहीं है। इन अ स्पीच ऑन थर्सडे, मिस्टर जयशंकर सेड द रिलेशनशिप नीडेड टू बिल्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट। तो एस जयशंकर ने कहा कि ये जो रिलेशनशिप है ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मतलब दोनों तरफ से रिस्पेक्ट होना चाहिए, दोनों तरफ से सेंसिटिविटी होनी चाहिए, मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी बहुत ही सेंसिटिव चीज है तो दोनों तरफ को ये माइंड में रखना चाहिए, दोनों तरफ एक तरीके के इंटरेस्ट होनी चाहिए। He outlined 8 proposals to take the ties forward after what he called a year of exceptional stress. So, उन्होंने ये भी कहा कि 8 proposals है जिसके आधार पे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ के दोस्ती कर सकते हैं, लेकिन ये साल जो था ये बहुत ही बड़ा स्ट्रेस साल था, तो इसलिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। Mr. Jaishankar underlined India's view that peace on the border was a prerequisite for the rest of the relationship to develop.
सो एस जयशंकर का कहना है कि जो बॉर्डर में पीस सबसे इंपॉर्टेंट होता है और ये एक रिलेशनशिप को डेवलप करने का सबसे पहला स्टेज होता है। अगर आपका बॉर्डर में ही पीस ना हो तो फिर आपका रिलेशनशिप अच्छे से डेवलप नहीं हो सकती। नेक्स्ट, कोर सेक्टर आउटपुट shrank 1.3% in December. Output from India's 8 core sectors contracted 1.3% in December 2020, with electricity and coal the only two sectors recording positive growth. So ये देखा गया है कि जो आउटपुट है इंडिया के 8 कोर सेक्टर्स का जो आउटपुट है वो 1.3% कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है दिसंबर में। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी और कोल ही पॉजिटिव ग्रोथ दिखा पाई है, बाकी 6 कोर सेक्टर्स 1.3% कॉन्ट्रैक्ट हुई है। दिस इज द थर्ड month in a row that core sectors output declined, with revised estimates from September 2020 suggesting that output had growth by 0.6% in the month compared to provisional estimate of a 0.8% contraction in the month. So ये लगातार 3 महीना है जो आउटपुट कोर सेक्टर्स के आउटपुट डिक्लाइन हुई है। सितंबर 2020 में एक ग्रोथ दिखा गया था 0.6% का, लेकिन उसके बाद से फिर से कॉन्ट्रैक्शन दिखाई दी है। September's marginal uptick was preceded by 6 successive months of contraction in core sectors. So सितंबर में जो 0.6% का ग्रोथ देखा गया था उसके बाद लगातार 6 महीने कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मतलब सिर्फ गिरा है, ग्रोथ नहीं हुआ। नेक्स्ट, businesses must ramp up research and development spending to boost innovation. To become the third largest economy in terms of GDP at current dollar rates, India needs to significantly ramp up investment in research and development driven by the business sector according to the economic survey. तो इकोनॉमिक सर्वे के आधार पे ये देखा जा रहा है कि बिजनेसेस को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा इनोवेशन करना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इनोवेशन को बूस्ट करना चाहिए। अगर जीडीपी के आधार में देखा जाए तो करंट डॉलर रेट में ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट में इनोवेशन नहीं किया गया है, तो वो करना चाहिए, तब जाकर बिजनेस सेक्टर्स में इंप्रूवमेंट होगी। इंडिया इज करेंटली द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड लैग्स बिहाइंड मोस्ट अदर लार्ज इकोनॉमिक्स और मोस्ट इंडिकेटर्स ऑफ इनोवेशन। इंडिया फिलहाल 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जहां इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी में थी, अभी वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो चुकी है। इंडियाज ग्रोस डोमेस्टिक expenditure on research and development GERD, which is currently the lowest amongst other large economics at about 0.65% of GDP. So फिलहाल इंडिया का GDP रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर है वो दूसरे कंट्रीज से बहुत ही लो है, लार्ज इकोनॉमीज से बहुत लो है। नीड्स टू गो अप at least the average level of GRD in the other top 10 economics of more than 2%. तो जो 2% से ज्यादा होना चाहिए वहां इंडिया का 0.65% है। नेक्स्ट, fiscal deficit soars to 146% at 11.6 lakh crore rupees. The government's fiscal deficit soared to 11.58 lakh rupees, 5 lakh crore rupees, or 145.5% of the budget estimate at the end of the December 2020, mainly on account of lower revenue realization. So इंडिया का फिस्कल डेफिसिट मतलब फाइनेंशियल ईयर का लॉस 11.58 लाख करोड़ रुपीस तक बढ़ चुका है, जो कि 145.5% इंक्रीज हुआ है। Revenue realization was hit by disruptions in normal business activity following the coronavirus pandemic and lockdown. पैंडेमिक और लॉकडाउन की वजह से रेवेन्यू में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई है, रेवेन्यू नहीं हुआ है, तो इसके वजह से ये डेफिसिट आया है। दैट्स ओके। अकॉर्डिंग टू डेटा रिलीज बाय द कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स, द फिस्कल डेफिसिट एट द एंड ऑफ डिसम्बर एज द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर वाज 132.4%। तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में प्रीवियस ईयर में 132.4% तक ये था, और अब जाके ये
5.5% तक इंक्रीज हो चुकी है। तो देखा जा रहा है बहुत बड़ा है। नेक्स्ट, WHO teams begins field work in Wuhan to trace virus origins. Experts from the World Health Organization visited a Wuhan hospital on Friday as the field work began in a closely watched coronavirus origins probe that will take in food market presumed to be ground zero of the pandemic. So, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपर्ट्स वुहान पहुंच चुके हैं। वहां पे जाके उन्होंने वुहान के हॉस्पिटल में फील्ड वर्क किया, इन्वेस्टिगेशन किया और ये पता लगाने की कोशिश की कि कहाँ से वायरस ओरिजिनेट हुआ है। सबका मानना है कि फूड मार्केट जो है वहां से ये स्टार्ट हुआ है, उसे ग्राउंड जीरो माना जाता है। तो आफ्टर हॉस्पिटल वो लोग फूड मार्केट में जाएंगे फील्ड वर्क करने के लिए। The WHO investigation has been hobbled by delays and there are fears over access and the strength of evidence a year after the virus emerged in the central Chinese city. So WHO investigation में बहुत ज़्यादा रुकावट आई है और उनका ये मानना है कि अब ये 1 year हो चुका है, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एविडेंस हमें अच्छा एविडेंस ना मिले, एविडेंस में मजबूती ना हो, लेकिन जो भी मिलेगा उससे ही वो लोग पता लगाएंगे कि कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है। The Xinhua Hospital, where some of the earliest COVID-19 patients were admitted, is among the field visit, which will include the Wuhan Institute of Virology, Wuhan Market, and Wuhan CDC Laboratory. So ये सब जगहों पे जाके वो लोग फील्ड रिव्यू करेंगे, फील्ड वर्क करेंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे कि कहाँ से ये कोरोना वायरस ओरिजिनेट हुआ है, स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज और 30 जनवरी का इंपॉर्टेंट डे है महात्मा गांधी मार्टाइडम डे, मार्टियर्स डे और वर्ल्ड लेप्रोसी एरेडिकेशन डे। लेप्रोसी इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसे मिटाने के लिए, इसे कैसे मिटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है, इसके लिए ये डे तैयार किया गया है, वर्ल्ड लेप्रोसी एरेडिकेशन डे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेस कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, यू गॉट टू ट्रेन योर माइंड to be stronger than your emotions or else you will lose yourself every time. So हमें हमेशा अपने माइंड को ट्रेन करना चाहिए, इमोशनल होने से पहले ट्रेन करना चाहिए कि उसे स्ट्रांग बनाया जाए। हम लोग इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हैं, लेकिन हमें खुद को ट्रेन करना चाहिए कि हम लोग इमोशन ना हो, हम लोग स्ट्रांग बने। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई करियर को लेके सोच रहे हो, तो करियर को लेके सोचते सोचते आप जो स्टेप्स लिए हो, शायद वो स्टेप्स में आप फुलफिल नहीं हो पा रहे, आप फेल हो जा रहे हो। तो इससे क्या होता है, इससे इमोशन ब्रेकडाउन हो सकता है। आप इमोशन ब्रेकडाउन हो जाओगे और इमोशन ब्रेकडाउन होने के बाद क्या होता है, आप हार मान जाते हो, आप छोड़ देते हो, मुझे नहीं करना, छोड़ दो। ये नहीं करना है, हमें स्ट्रांग होना है। अगर हम हार जाते हैं, फेल हो जाते हैं, हमें फिर से ट्राई करना चाहिए, हमेशा ट्राई करना चाहिए, ऐसा माइंड होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग खुद को हमेशा एक वक्त के बाद हारते रहेंगे। तो एक टाइम चला जाएगा, फिर हम लोग हार जाएंगे, तो फिर खुद को अगर वहां पर रोक लिए तो फिर बाद में ट्राई करेंगे तो वो मोटिवेशन नहीं रहेगा करने का, हम लोग फिर हार जाएंगे। तो हमेशा हम लोग को स्टार्टिंग से ही, फर्स्ट स्टेप से ही हमें अपना माइंड को स्ट्रांग करना पड़ेगा और स्ट्रांग करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके सक्सेस हासिल होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।